गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। SBIC एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अरुण सिंह आज कक्षा 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें प्रकाश का परावर्तन है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश की परिभाषा को देख लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है। अर्थात प्रकाश एक वजह है, एक कारक है जो हमारे नेत्र को प्रभावित करता है या संवेदित करता है और हम वस्तुओं को देख लेते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब प्रकाश वस्तुओं के ऊपर पड़ता है तो वस्तुओं से परावर्तित होकर के हमारे आँख में प्रवेश करता है और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन कमरे में लगे वैद्युत बल्ब का स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो वैद्युत बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है, प्रकाश निकलने लगता है और कमरे में रखी सभी वस्तुओं के ऊपर पड़ता है। वे वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित करके हमारे आँख में भेज देती हैं, यानी परावर्तित प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। यदि स्विच को ऑफ कर दें तो प्रकाश का निकलना बंद हो जाएगा और वस्तुओं पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, जिससे वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित नहीं करेंगी और हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये तो प्रकाश की परिभाषा हो गई। अब आते हैं, हम देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं। प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के स्रोत परावर्तन के आधार पर प्रकाश के जो स्रोत होते हैं परावर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश के स्रोत दो तरह के हैं। एक है परदीप्त वस्तुएं। परदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश निकलता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें परदीप्त वस्तुएं कहते हैं या परदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वैसे प्रकाश अपने आप तो निकलता नहीं है, प्रकाश ऊर्जा है। ऊर्जा रूपांतरित होती है और प्रकाश के रूप में बदलती है और बाहर निकलती है। लेकिन हमको ये यहाँ पर नहीं समझना है, ऊर्जा के रूप को नहीं समझना है। बस यही समझ लेना है कि प्रकाश जिन वस्तुओं से उत्सर्जित होता है, निकलता है, उन वस्तुओं को परदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है। कारण तो कुछ और ही है कि आखिर प्रकाश कहाँ से उसमें आया, तो उसको अभी हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए सूर्य परदीप्त वस्तु है। बल्ब में भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, लेकिन चूँकि बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो हम बल्ब को परदीप्त वस्तुएं कहेंगे। मोमबत्ती है, मोमबत्ती में भी रासायनिक ऊर्जा होती है और वही रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदलती है, इसलिए मोमबत्ती भी परदीप्त वस्तु है। अब दूसरा जो है, ये है प्रकाश का स्रोत अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं
लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब प्रकाश उन पर पड़ता है तो वह दिखाई देने लगती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। चंद्रमा का जो प्रकाश होता है रात में, जो चांदनी रात होती है, तो वह चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, उस पर सूर्य का प्रकाश आकर के पड़ता है और उस प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा चंद्रमा हमको दिखाई देता है। मेज कुर्सी भी हम लोग देखते हैं तो मेज कुर्सी से प्रकाश निकलता नहीं, उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर जो जब प्रकाश पड़ता है तो मेज कुर्सी हमको दिखाई देती है। मिला जुला कर कहने का अर्थ है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, नहीं निकलता है, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लेकिन इन वस्तुओं के ऊपर जब किसी दूसरे स्रोत से प्रकाश पड़ता है तो ये वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश को चलने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश स्वयं खुद चलता है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील होता है, कभी स्थिर नहीं होता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जब इसको हम इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है। प्रकाश का अगला गुण है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अंदर अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश के अंदर परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और भी घटनाएं हैं, कक्षा 12 में इंटर में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, इन सब के बारे में, यानी विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण के बारे में इंटर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग मुख्यतः कक्षा 10 में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश जब चमकदार सतहों से टकराता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों का होता है। 7 रंगों का होता है। एक्चुअली में सूर्य के प्रकाश में असंख्य रंग है, लेकिन हमारी आँखें केवल 7 रंगों को ही देख पाती हैं। इसलिए हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का
बना हुआ है। अब आगे हम देखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ये है। किसी एक माध्यम में प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। तो प्रकाश जब सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। या तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है प्रकाश किरण पुंज कह देते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश ये तो एक किरण है, प्रकाश की एक किरण है, ये किरण है। लेकिन जब इस तरह से कई किरण एक साथ हों, इस तरह से कई किरण एक साथ हों, तो इनको हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज है, ये पुंज है। और ये केवल किरण है, ये केवल किरण है, किरण है। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी, अभिसारी। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी है और दूसरा अपसारी है, अपसारी है, और तीसरा है समांतर है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो सबसे पहले हम अभिसारी देख लेते हैं। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, अभिसारी की अंग्रेजी कन्वर्जेंट होती है, इसको देखते हैं। तो यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें, इस तरह से आपतित प्रकाश की सभी किरणें, इस तरह से आपतित प्रकाश की सभी किरणें, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही, आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर आकर के मिल रही, ये प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु यहाँ पर मिल रही हैं। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो इन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी ये सब किरण पुंज कैसी हैं, एक जगह मिल रही हैं, ये सब किरण पुंज एक जगह मिल रही हैं, इसलिए अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। यानी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में सभी किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, कन्वर्जेंट हो जाती हैं। अब दूसरा अपसारी, अपसारी अभिसारी का विलोम होता है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से सभी प्रकाश की किरणें निकल करके जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे निकल करके जा रही हैं, ऐसे इस तरह से जा रही हैं। तो यहाँ से सामने से देखने वाला व्यक्ति यही समझेगा कि प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब है बिखर जाना, फैल जाना, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो यहाँ प्रकाश की किरणें यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, डाइवर्जेंट का मतलब है यहाँ से प्रकाश की किरणें बिखर रही हैं, फैल रही हैं। अब तीसरा है समांतर, समांतर। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलें, ऐसे मतलब आगे बढ़ें और आपस में मिलें न, आपस में मिलें न, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में न मिले, सदैव एक दूसरे से समांतर हो, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो इन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं।
अब इसके बाद हमको इस चैप्टर में मुख्य रूप से परावर्तन पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी हम सबसे पहले साधारण परिभाषा देखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकरा करके वापस हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी भी तल से टकराता है तो उसमें तीन घटनाएं संभव हैं। पहला तो जब प्रकाश टकराएगा और टकरा करके वापस हो जाएगा तो ये प्रकाश का परावर्तन है। और प्रकाश टकरा करके जब उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश करके उस पार निकल जाएगा तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। और एक घटना यह है कि प्रकाश किसी भी तल से टकराए और प्रकाश का अवशोषण हो, प्रकाश अवशोषित हो, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। यानी जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो यदि उसका ज़्यादा भाग वापस होता है, वैसे 100% प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। जिस तल से टकराएगा, जिस वस्तु से टकराएगा, वह वस्तु भी प्रकाश को अवशोषित करती है। 100% प्रकाश कभी भी परावर्तित नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन है इसको फिर से समझते हैं। ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे आपतित किरण। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। ये मान लेते हैं ये भी आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, आपतित किरण है। और इस तल से टकरा करके ऐसे प्रकाश की किरण वापस हो गई है, ये प्रकाश की किरण वापस हो रही है, ये सी है। तो जो ये किरण वापस हो रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। और जिस चमकदार तल के जिस बिंदु पर टकराती है, ये इस बिंदु पर टकरा रही है, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, ध्यान दीजिए। ए बी आपतित किरण है, बी सी, ये बी सी परावर्तित किरण है, और जो बिंदु बी है ये आपतन बिंदु है। और यह M1 M2 एक चमकदार तल है। चमकदार तल में हम समतल दर्पण ले लेते हैं, समतल दर्पण है। तो यहाँ पर परावर्तन की घटना हो रही है। अब परावर्तन की घटना को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आपतन बिंदु से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, मतलब एक अभिलंब खींचते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं यह NB है, अभिलंब NB है, अभिलंब है, यह अभिलंब है। तो यहाँ पर AB आपतित किरण है, आपतित किरण का मतलब इंसिडेंट रे, और BC परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है। और बिंदु जो B है यह आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये BN अभिलंब है जो अध्ययन करने के लिए
खींचा गया, पढ़ने के लिए खींचा गया है। और इसको हम कहेंगे, ये जो कोण है यह आपतन कोण कहलाता है। इसको हम आई द्वारा व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं। ये जो कोण है यह कहलाता है परावर्तन कोण, और इसको आर द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आ जाता है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं जिसको हम लोग कक्षा 5 से पढ़ते आए हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो जिसमें पहला नियम है आपतित किरण। ये तो आपतित किरण है भाई, ये आपतित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, मतलब तीन चीज़ें। एक आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब है यदि परावर्तन की घटना हो रही है तो यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि परावर्तन की घटना हो रही हो और यह आपतित किरण हो और परावर्तित किरण यहाँ से निकले, ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह से हो रहा है तो ये परावर्तन की घटना नहीं है। परावर्तन की घटना तभी मानी जाएगी जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहाँ से निकलें? आपतन बिंदु से निकलें। फिर यदि परावर्तन की घटना हो रही है तो दूसरी जो शर्त है वह है आपतन कोण, मतलब कोण आई सदैव कोण आर परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रहा। अगर किसी चित्र में इस तरह से दे रहा है, ऐसे दे दिया और यहाँ पर लिख दिया 30, यहाँ 30 अंश लिख दिया, यहाँ 20 अंश, और चित्र को देख करके कह रहा कि बताइए इसमें परावर्तन की घटना हो रही है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे। मिरर, तो देखिए दर्पण वह बस एक यंत्र है जिससे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण एक वस्तु है जिससे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। अब दर्पण के प्रकार, तो सबसे पहले दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है ये समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरा हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो ये समतल दर्पण के बारे में हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। अब गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार का हो जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। या अवतल दर्पण को आप पहला मान सकते हैं तो दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ समतल दर्पण के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है हमको, ये गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है और जिसके एक तल पर पारे या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है और उसके ऊपर फिर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। तो जो यंत्र बन कर के तैयार होता है
उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे आप लोग नहीं समझे होंगे, अब देखिए चित्र से समझिए। यह एक कांच का खोखला गोला है। यह कांच का एक खोखला गोला है। यह कांच का खोखला गोला है। हम क्या करेंगे, इस कांच के खोखले गोले को एक जीवा के सहारे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे। जब काट लेंगे तो इस तरह से प्याली नुमा संरचना मिलेगी। यानी इसको काट करके निकालेंगे तो अब हम ऐसे निकाल लिए, ये है काट करके निकाल लिए हैं। ये इसको काट करके निकाल के ऐसे रखेंगे तो इस तरह से होगा। नहीं तो आप इसी तरह से ऐसे रख दिए तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये कांच की एक प्याली नुमा संरचना निकल गई। अब इसमें दो तल है, एक इधर वाला धंसा हुआ तल, एक उभरा हुआ तल है। धंसा हुआ तल है, उभरा तल। इधर से धंसा हुआ तल है और इधर से उभरा हुआ तल है ये। अब हमको क्या करना है, इन दोनों तलों में से किसी एक तल को पेंट कर देना है, पॉलिश कर देना है। इसको कलई भी कहते हैं। तो इसका हम नाम रख देते हैं M1 M2। अब देखिए, यदि आप इसको पेंट करते हैं, इस उभरे हुए तल को पेंट करते हैं, उभरे हुए तल को ऐसे पेंट कर दिए। पहले किससे पेंट करना है, चांदी से या पारे से, और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देंगे। तो यह एक गोलीय दर्पण बन करके तैयार होगा। मतलब यदि गोलीय दर्पण के उभरे भाग पर हम पेंट करते हैं, कलई करते हैं, और परावर्तन की घटना इस धंसे भाग से हो रही है, तो इसको कहा जाता है अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण बन करके तैयार होगा। यानी अवतल दर्पण क्या होता, अवतल दर्पण वह गोली दर्पण है, मतलब गोली दर्पण का ही हिस्सा है। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण है जिसमें उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है, परावर्तन की घटना सदैव धंसे भाग से होती है। फिर इधर देखिए, यदि आप धंसे हुए भाग पर ऐसे पेंट कर दे रहे हैं, इस तरह से ये पेंट कर दिए, धंसे हुए भाग पर पेंट कर दिए, और उभरे हुए भाग से परावर्तन की घटना हो रही है, तो इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। यानी अवतल दर्पण की जो अंग्रेजी होती है वह कॉनकेव मिरर होती है। उत्तल दर्पण की जो अंग्रेजी होती है वह कॉन्वेक्स मिरर होती है। अब फिर हम उत्तल दर्पण की परिभाषा देंगे। वह गोली दर्पण वह गोली दर्पण, देखिए अभी गोली दर्पण इसी खोखले गोले का भाग है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता, यह परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, ये जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है और धंसे हुए भाग पर पेंट किया रहता है, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब फिर आगे है ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। जब गोलीय दर्पण हम कहेंगे तो आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों समझना है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो हम यहाँ पर एक बना ले रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यह एक अवतल दर्पण है। सिर्फ हम अवतल दर्पण से सभी परिभाषा को समझ लेंगे। यह अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में यह अवतल दर्पण है, M1 M2 अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, यानी कॉनकेव मिरर है।
अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, अब परावर्तक पृष्ठ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक है, यहाँ से लेकर के नीचे तक परावर्तक पृष्ठ है। मतलब यहाँ प्रकाश डालेंगे तो भी परावर्तित होगा, यहाँ प्रकाश डालेंगे तो भी परावर्तित होगा, यहाँ प्रकाश डालेंगे तो भी परावर्तित होगा, और यहाँ प्रकाश डालेंगे तो भी परावर्तित होगा। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य बिंदु या केंद्र, अब परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है यही होगा। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया दर्पण का ध्रुव। ऐसे पी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये अवतल दर्पण है तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। अब इसकी अंग्रेजी होती है पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। फिर दूसरी जो परिभाषा है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये गोली दर्पण किससे काट करके बनाया गया है, एक खोखले गोले से। अगर हम इसी के सहारे ऐसे एक पूरा खोखला गोला बनाएं, खोखला गोला बनाएं तो इस तरह से बनेगा, ऐसे बन जाएगा, यह एक खोखला गोला बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, अब यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये M1 M2 अवतल दर्पण है, इस खोखले गोले से काट करके बनाया गया होगा। इसका केंद्र देखिए आप यहीं बताएंगे। तो यह जो केंद्र है यह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र, और इसको C अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। अब इसकी परिभाषा को एक बार फिर देख लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या देखते हैं। तीसरी जो परिभाषा है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो देखिए गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की यह जो दूरी है यही वक्रता त्रिज्या है, यही वक्रता त्रिज्या है। इसको R अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल R से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, स्मॉल r से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर आगे है अगली जो राशि है या परिभाषा है वह है मुख्य अक्ष।
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को मिला करके हम आगे की ओर बढ़ा दें, ये ऐसे मिला करके आगे की ओर बढ़ा दें। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है यह मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों गोलीय दर्पणों को बनाएंगे, दोनों गोलीय दर्पणों को बना देंगे ऐसे। ये हमारा अवतल दर्पण बन रहा है, ये अवतल दर्पण है, M1 M2 अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर है, और इसको हम ऐसे इधर से बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ये धंसे हुए भाग पर पेंट किया जा रहा है, M1 M2। तो ये अवतल, अवतल दर्पण है, ये है उत्तल, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पर हम अपने तरफ से जैसे ही दर्पण बनाएंगे तुरंत यहाँ हम पोल दर्शा देंगे, ध्रुव दर्शा देंगे। अब आप अंदाज लगाइए, इससे पूरा गोला बनाएंगे तो यही गोला होगा, इसका केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और ये वक्रता केंद्र हो गया। इसको मिला देंगे, और मिला देंगे तो ये जो हो जाएगी, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इधर भी बढ़ा देंगे तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो सबसे पहले हम इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, ये P है, यहाँ C होगा, इसको मिला करके आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ हमको परिभाषित करना है मुख्य फोकस को। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या प्रतीत शब्द उत्तल दर्पण के लिए है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर चित्र से समझिए। हम परिभाषा को पढ़ दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। ये है गोली दर्पण में अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। और इसके लिए भी यह है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यही होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ऐसे नीचे से भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, अब देखिए परावर्तन की घटना होगी, परावर्तन के पश्चात
ऐसे परावर्तन के पश्चात ऐसे परावर्तित हो रहे हैं किरणें, इस तरह से परावर्तित हो रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ काट रहे हैं, ऐसे ऐसे किरणें निकल रही हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर यहाँ पर साफ साफ काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब ये उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो एक्चुअली में ये तो इस तरह से निकलेगी, परावर्तित होगी, इस तरह से इस तरह से परावर्तित होगी, इस तरह से परावर्तित होगी, इस तरह से। लेकिन यहाँ से जो व्यक्ति देखेगा उसको ये लगेगा कि इस बिंदु से ही प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये बिंदु कहलाएगा मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस। तो यानी उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। यहाँ पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं इसको कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी एकदम वेरी सिंपल है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसको फोकस दूरी को ये स्मॉल एफ द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब दो राशियाँ हो गई, एक वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो दोनों में देखिए एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, दोनों में एक रिलेशन होता है। इसको हमें यहाँ पर ड्राइव नहीं करना है, सीधे रिलेशन को देख लेना है, सूत्र को सीधे रटना है। तो ये है हमारा मुख्य फोकस, ये है फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र। तो देखने से आपको लग रहा है कि ये जो फोकस दूरी है ये पूरे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन जब हम सूत्र द्वारा निकालेंगे तो ये फोकस दूरी स्मॉल एफ वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। तो इसको आपको रटना, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम तिर्यक गुणा करा दें तो आर बराबर 2f हो जाएगा, यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब इसके बाद आगे हम लोगों को देखना है जो परिभाषा है, ये है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल यानी फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन को गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस के यहीं पर हम लंबवत ऐसे एक तल खींच दें, इस तरह से ऐसे खींच दें, तो यही कहलाता है फोकस तल। फिर एक बार परिभाषा को पढ़ देते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को, ये जो मुख्य फोकस से तल जा रहा है, जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। फिर अगली परिभाषा है दर्पण का द्वारक। देखिए जब सभी परिभाषाओं को आप समझेंगे तभी आगे जो है ये न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। दर्पण का द्वारक, द्वारक यानी ऑपरेचर ऑफ मिरर, ऑपरेचर ऑफ मिरर, ऑपरेचर APERTURE, ऑपरेचर ऑफ मिरर,
आपर्चर ऑफ मिरर। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका ये टोटल ये परावर्तक तल जो धंसा हुआ भाग है परावर्तक तल है। अगर इसका हम इतने का डायमीटर लें तो ये होगा, ये तो इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये जो खींचे हुए हैं ये लाइन, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखिए, अब हमको प्रतिबिंब देखना है। प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब को बनाता है तो हम प्रतिबिंब की परिभाषा देखेंगे। प्रतिबिंब, इमेज, इमेज, प्रतिबिंब की परिभाषा देखेंगे, इमेज की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है, किसी एक बिंदु का अध्ययन किया जाता है, किसी एक बिंदु के प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है, किसी एक बिंदु के प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। और एक वस्तु में असंख्य बिंदुएं हैं तो वस्तु के असंख्य बिंदुओं का प्रतिबिंब बनता है। और उन बिंदुओं के प्रतिबिंबों के समूह को जब हम देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कह देते हैं। तो पहले परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा में दो शब्द आया है कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, और दूसरी बात है कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी वास्तव में तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी अब प्रतिबिंब कितने तरह का हो गया? दो तरह का हो गया। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, अभी हम चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तविक प्रतिबिंब यानी इसको हम रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज। और दूसरा है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कहते हैं, इमेज। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको समझना है। वास्तविक प्रतिबिंब को समझने के लिए हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ऐसे अवतल दर्पण। चूँकि अवतल दर्पण से 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह एक अवतल दर्पण बना लिए। M1 M2 एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P हो जाएगा। वक्रता केंद्र देखिए यहाँ पर C हो जाएगा। इसको मिला देंगे और मिला करके इधर बढ़ा देंगे तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर इस दर्पण के सामने, इस दर्पण के सामने हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को ऐसे रख दिए, वस्तु को रख दिए। देखिए परिभाषा में यही कहा गया है कि वस्तु के किसी बिंदु से, अब इस वस्तु में तमाम असंख्य बिंदुएं हैं। हम एक बिंदु को, यहाँ पर एक बिंदु को उठाते हैं तो इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसे एक प्रकाश की किरण जाएगी और दूसरी प्रकाश की जो किरण है ये वक्रता केंद्र से जाएगी। अभी हम प्रतिबिंब बनने के नियम को भी आगे देखेंगे। यहाँ पहले ही प्रतिबिंब बनने का नियम यूज हो जा रहा है, प्रयोग हो जा रहा है। तो ये
वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात तो ये फिक्स होता है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरती है, ऐसे फोकस से गुजरती है। और जो प्रकाश वक्रता केंद्र से जाती है, ये वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आ रही है, ये परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौटती है। तो यहाँ पर दोनों किरणें काट रही हैं। तो इस बिंदु से प्रकाश की किरणें चली थी और इस पर काट रही हैं। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब ये है, चूँकि यहाँ वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, मतलब वस्तु का टोटल प्रतिबिंब ये बन जाएगा। तो यहाँ वास्तव में दोनों प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें काटी थी तो बिंदु का प्रतिबिंब बना हुआ, और बिंदुओं के प्रतिबिंब से वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये रहा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तव में यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें काट रही हैं, यह वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब यहीं पर पर्दा लगा देंगे अगर, तो ये पर्दे पर प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। तो ये तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। यानी एक बार फिर परिभाषा इसकी दोहरा लेते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, वास्तव में काटती हैं, तो वास्तविक उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऐसे हम क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, पर्दे पर इसको लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। यानी अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, ये 5 स्थितियों में, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 5 स्थितियों में वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, ये ध्यान रहे। अगर वास्तविक शब्द किसी प्रतिबिंब के साथ लगा हुआ है, वह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। अब आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब चित्र द्वारा यहाँ पर समझिए, चित्र द्वारा आभासी प्रतिबिंब को समझिए। अवतल दर्पण में ही देख लेते हैं, जो 6वां केस है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप कभी भी अवतल दर्पण का चित्र बनाएं तो ऐसे बनाने के बाद यहाँ मध्य में आप ध्रुव दर्शा दें। यहाँ पर ऐसे एक पूरा गोला बनाएंगे तो उसका सेंटर यहाँ पर होगा, इसको वक्रता केंद्र दिखा दें और इसको मिला दें और इसके आधे पर मुख्य फोकस कर दें, इसके आधे पर मुख्य फोकस, इसको और आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो वस्तु है, वस्तु यहाँ पर रखी गई है, ये ऐसे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो रूल है, नियम है कि इस बिंदु से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है वह परावर्तन के पश्चात ये फिक्स रहता है कि फोकस से ही गुजरेगी। तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही है। और जो दूसरी किरण है, जो प्रकाश की दूसरी किरण है, ये इस बिंदु से ऐसे जाएगी, इस तरह से वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जा रही है तो वापस इसी मार्ग से होगी, लेकिन इनको हम आगे की ओर ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ा दें, आगे की ओर बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये काटती हुई प्रतीत हो रही, काटती नहीं है, यहाँ पर ये काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर वास्तव में दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात नहीं काट रही, इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तब ये किरणें काट रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी प्रतिबिंब है।
इसका फोटो लिया जा सकता है। यानी क्या है कि आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, आभास होता है, आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब का सिर्फ फोटो लिया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शायद अब आप लोग ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को समझ गए होंगे। अब इसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम देखते हैं। प्रतिबिंब बनने का नियम देख लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम है ये देखिए। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम है वह 3 नियम है। 3 नियमों के द्वारा हम प्रतिबिंबों को खींचते हैं। 3 नियमों के द्वारा हम प्रतिबिंबों को खींचते हैं। तो ये तो अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, और यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, ये है हमारा, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, यह उत्तल दर्पण है। M1 M2 फिर M1 M2, ये हो गया ध्रुव और यहाँ पर रहेगा वक्रता केंद्र। इसको मिला देंगे, इसके आधे पर फोकस रहेगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ B है और यहाँ C है, यहाँ पर मुख्य फोकस है। तो पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष के समांतर। पहली बात तो प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। आप प्रकाश की किरण को दाएं ओर से इधर से नहीं डाल सकते हैं, मतलब ऐसा आप चित्र नहीं बना सकते हैं, इस तरह का चित्र नहीं बना सकते हैं, ऐसा अवतल दर्पण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण तो हमको दाईं ओर से डालना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रहे, प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। तो इसमें तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है, प्रकाश की किरण तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी, इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम हो गया। फिर इसी का उल्टा, इसका उल्टा जो है दूसरा नियम है, दूसरा नियम है। फिर हमको एक चित्र बनाना, फटाफट ऐसे हम चित्र बनाएंगे। ये है अवतल दर्पण और ये है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। M1 M2, इसमें भी M1 M2, ये हो गया P, यहाँ पर भी हो गया P, ऐसे मिला के आगे बढ़ा देंगे। ये C और ये हो जाएगा F, यहाँ भी ऐसे मिला के आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F। दूसरा नियम ये कहता है, प्रतिबिंब खींचने का जो दूसरा नियम ये कहता है मुख्य फोकस से, ऐसे मुख्य फोकस से, देखिए यहाँ पर ये मुख्य फोकस की ओर, ऐसे मुख्य फोकस की ओर, यानी मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ पर मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। मतलब यह नियम पहले नियम का उल्टा है। मुख्य फोकस की ओर आने वाली, देखिए मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा नियम कहता है, पहले हम फटाफट चित्र बनाएंगे। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब ऐसे हम खींच देते हैं, ये है एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं, ध्रुव हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ मुख्य फोकस हो गया, ये भी ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया।
तो इसका नियम, अगला नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये इसी मार्ग से वापस होती हैं। फिर वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस होती हैं। तो इन्हीं तीनों नियमों के द्वारा प्रतिबिंब को खींचा जाता है। शेष हम अगले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं चित्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।